आज हम लोग 11th क्लास के एनसीईआरटी भूगोल का सेकंड बुक भारत भौतिक पर्यावरण के चौथे अध्याय जलवायु के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर का अध्ययन करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, एग्ज़ाम में इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो पहला प्रश्न है, मौसम और जलवायु में अंतर स्पष्ट करें। तो पहले मौसम के बारे में समझें। तो किसी क्षेत्र विशेष में दैनिक या क्षणिक वायुमंडलीय दशाओं जैसे तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, वर्षा को मौसम कहा जाता है। मौसम किसी भी समय परिवर्तित हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि मौसम जो है, जैसे अभी धूप है, अचानक बारिश हो जाए, फिर अचानक ठंडा लगने लगे, तो मौसम जो है करवट बदलती रहती है। मौसम क्षणिक होता है, कभी भी बदल जाती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली है। और जलवायु के बारे में समझें तो किसी क्षेत्र विशेष में लंबे समय 30 वर्ष या उससे अधिक समय होता है कि मौसम के अनुपात, इसमें खासकर तापमान, वर्षा, आर्द्रता, इस सबको रिकॉर्ड किया जाता है कि अनुपात को जलवायु कहा जाता है। जैसे उष्णकटिबंधीय जलवायु, शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु या भारत की मानसूनी जलवायु। तो यहाँ ध्यान रखना है कि जलवायु जो है किसी भी स्थान की फिक्स होती है। जैसे भारत की जलवायु जो है मानसूनी जलवायु है, जबकि मौसम किसी भी समय बदल सकता है। नेक्स्ट है, भारत के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें, अथवा भारतीय मौसम तंत्र को प्रभावित करने वाले 3 महत्वपूर्ण कारकों कौन से हैं। किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक देखें हम भारत के। तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। इसे प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्न हैं। पहला, अक्षांश। अक्षांश जो है जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, होता क्या है, जो निम्न अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश है, तो 0 डिग्री अक्षांश और ऊपर जो 23.5 कर्क रेखा और मकर रेखा, इसके बीच सबसे अधिक सूर्यताप की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है। इसके ऊपर उपोष्णकटिबंधीय, नीचे भी उपोष्णकटिबंधीय, और ऊपर जो इसके ऊपर जो होता है ये शीतकटिबंधीय क्षेत्र होता है। तो समझ सकते हैं हम लोग कि निम्न अक्षांश जो होते हैं 0 डिग्री निम्न अक्षांश, यहाँ पे उच्च तापमान पाया जाता है। और उच्च अक्षांश यानी कि 90 डिग्री जो है उच्च अक्षांश, वहाँ पे जो है कम तापमान पाया जाता है। तो अक्षांश के साथ जो है यही संबंध है तापमान का। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कर्क रेखा जो है वो भारत के मध्य से गुजरती है, इसलिए यहाँ पर उष्ण और उपोष्ण जलवायु विशेषताएं मिलती है। ऊंचाई हम लोग जानते हैं कि धरातल से जैसे ही ऊपर 165 मीटर जाएंगे हम लोग, तो क्या होता है, 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो ऊंचाई के साथ जैसी ऊंचाई बढ़ती है वैसे ही जो है ठंडापन बढ़ते जाता है। इसीलिए हिमालय सब क्षेत्र में क्या होता है, बर्फ जमा हुआ मिलता है। और यहाँ पर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला स्थित के कारण उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं को सुरक्षा और दक्षिण से आने वाली मानसूनी हवाओं से वर्षा कराती है। वायुदाब एवं पवन। उत्तर पश्चिम भारत में ग्रीष्म ऋतु में निम्न दाब एवं शीत ऋतु में उच्च दाब रहता है, जिस कारण मानसूनी हवाओं की दिशा परिवर्तित होती है। हवा जो बहती है, तो ध्यान रखना है, हवा जो है वो हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा प्रवाहित होती है। कहीं पर भी हवा जब गर्म होकर ऊपर उठती है तो वहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है। उस लो प्रेशर को, निम्न दाब को भरने के लिए उच्च दाब की ओर से हवाएं चलने लगती है। ठीक है, तो भारत में क्या होता है, हवाएं सूर्य के उत्तरायण दक्षिणायन के कारण जो है ग्रीष्म ऋतु में निम्न दाब बन जाता है उत्तर पश्चिम भारत में, और शीत ऋतु में उच्च दाब बन जाती है। इस कारण से मानसूनी हवाएं क्या होती है, परिवर्तित होती है। 6 महीना स्थल से समुद्र, 6 महीना समुद्र से स्थल की ओर चलती है। समुद्र से दूरी। भारत के तटीय क्षेत्र में सम मौसम अवस्था, जबकि आंतरिक भाग में विषम मौसम अवस्था पाती है। यानी कि समुद्र के तट के पास जो भी स्थान होता है वहाँ पर सालों भर एक ही जैसा मौसम पाया जाता है, और जैसे ही तट से हम अंदर जाते रहेंगे मौसम जो है विषम होते जाएगी। नेक्स्ट है जेट स्ट्रीम। हिमालय के दक्षिण में विकसित पूर्वी उपोष्ण जेट स्ट्रीम के कारण भारत में मानसून के प्रवेश में सहायता मिलती है। नेक्स्ट है अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र HTCZ। यह प्रायः 0 डिग्री अक्षांश के पास विकसित होता है, लेकिन जून में स्थानांतरित होकर 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थापित हो जाती है, जिसके कारण मानसूनी हवाएं तेजी से भारत की ओर आकर्षित होती है। और लास्ट है पश्चिमी विक्षोभ।
भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ के कारण शीत ऋतु में उत्तर भारत के मौसम में परिवर्तन आता है। इस पश्चिमी विक्षोभ के कारण यही होता है। नेक्स्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कोरियोलिस बल क्या है। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियोलिस बल कहा जाता है। इस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाहिनी ओर, ध्यान रखना है, उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। इसे फैरेल का नियम भी कहते हैं। हम लोग मैप में देख सकते हैं। इस मैप में देखें तो पृथ्वी जो है ये इधर पश्चिम है, इधर पूरब है। तो पृथ्वी का रोटेशन इस तरह से है, पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूमती है। इस कारण से क्या होता है हम लोग देख सकते हैं, ये जो हवा है ये दक्षिण पूर्व व्यापारी पवन है, इसको ऐसे जाना चाहिए था लेकिन सीधा ना जाके क्या होती है ये बाईं ओर इस तरह से मुड़ जाती है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है और उत्तरी गोलार्ध में सीधा आना चाहिए था, इसे सीधा ना आके क्या हो रही है, ये दाहिनी ओर मुड़ जा रही है। ये जो होता है ये जो है इसी बल को कोरियोलिस बल कहा जाता है। देख रहे हैं हम लोग हवाएं, गौर से देखें तो हवाएं क्या हो रही है, हवाएं मुड़ रही है, यहाँ सीधे मुड़ जाती है, इधर से हवाएं आ रही है सीधे मुड़ जा रही है। नेक्स्ट है जेट धारा क्या है। तो क्षोभ मंडल के ऊपरी स्तर पर संकीर्ण एवं घुमावदार पट्टी में सक्रिय बहुत तेज पवनों को जेट धारा कहा जाता है। इसकी गति 110 से 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसका प्रभाव देखें हम लोग तो सामान्यतः हिमालय के दक्षिण में पश्चिमी उपोष्ण कटिबंधीय जेट धारा का प्रभाव रहता है, लेकिन मई के अंत तथा जून के प्रारंभ में तिब्बत के पठार के गर्म होने के कारण भारत के दक्षिण में पूर्वी उपोष्ण जेट धारा का विकास होता है, जो मानसूनी हवाओं को भारत में प्रवेश करने में सहायता करता है। नेक्स्ट है पश्चिमी विक्षोभ का वर्णन करें। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न शीतोष्ण चक्रवात को पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। यह चक्रवात पूर्व एवं दक्षिण पूर्व दिशा में ईरान एवं पाकिस्तान पार करके पश्चिमी जेट धारा के द्वारा भारत पहुंचती है। ये चक्रवात या विक्षोभ दिसंबर से फरवरी अर्थात शीत ऋतु में 4 से 5 बार आता है। इससे उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा एवं हिमालय क्षेत्र में हिमपात होता है। यह रबी फसलों के लिए फायदेमंद होता है। समझ लें इसको कि अगर मैप में देखें तो ये जो हमारा क्षेत्र है ये हमारा भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी है, ठीक है। यहीं पर ये चक्रवात इस तरह से ये चक्रवात उत्पन्न होती है, ठीक है। ये चक्रवात जो उत्पन्न होती है, हवाएं घूमती है गोल गोल चक्रवात, और ये धीरे धीरे दक्षिण पूर्व की ओर इस दिशा में ये बढ़ती है और ये भारत पहुंचती है। तो भारत के जो ये क्षेत्र है खासकर उत्तर पश्चिम भारत, यहाँ पे वर्षा लाती है और हिमालय क्षेत्र चूँकि तापमान कम होता है तो वहाँ पर हिमपात होता है। हिमपात का मतलब वर्षा जो है हिम के कणों के रूप में होना। नेक्स्ट है अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जिसको कि ITCZ कहा जाता है का वर्णन करें। तो विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा के पास विकसित निम्न दाब के क्षेत्र को अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहा जाता है। यह उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारी पवनें मिलती है जिससे हवाएं ऊपर उठती है और निम्न दाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है। यह क्षेत्र सूर्य की आभासी गति के कारण शीत ऋतु में दक्षिण तथा ग्रीष्म ऋतु में उत्तर की ओर खिसकती है। इसको मैप में समझ लें हम लोग। इस मैप में अगर देखें हम लोग तो ये जो बीच का क्षेत्र है ये हमारा है ITCZ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, जिसको कि अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहा जाता है। ऊपर देखें हम लोग तो उत्तर पूर्वी व्यापारी पवन है, नीचे दक्षिण पूर्वी व्यापारी पवन है। ये दोनों हवाएं आ रही है, इससे आने के बाद यहाँ मिलती है, मिल के हवाएँ क्या होती है, देख रहे हैं हम लोग एरो ऊपर बना हुआ है। तो ये हवाएँ क्या होती है, ये हवाएँ इस तरह से ऊपर उठ जाती है, इधर से भी हवाएँ आती है जो वो ऊपर उठती है, ठीक है। ये हवाएँ क्या हो रही है, ऊपर उठ रही है। तो हवाएं ऊपर उठने के कारण यहाँ पे बीच में जो है ये पूरा क्षेत्र निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। यहाँ पे लो प्रेशर हो जाता है, इसको डोल्ड्रम भी कहा जाता है, ठीक है। और इसे अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहते हैं। ये निम्न दाब का क्षेत्र होता है। अब क्या होता है, गर्मी के दिनों में ये क्षेत्र थोड़ा सा उत्तर की ओर और ठंडा में ये क्षेत्र थोड़ा सा दक्षिण की ओर गति करती है। नेक्स्ट है एल नीनो धारा का वर्णन करें। तो दक्षिण अमेरिका के पेरू तट के पास स्थित ठंडी जलधारा जिसको कि पेरू धारा या हम्बोल्ट धारा कहते हैं के विपरीत अस्थायी रूप से विकसित गर्म जलधारा को एल नीनो धारा कहा जाता है। एल नीनो शब्द स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ शिशु ईसा मसीह या बेबी क्राइस्ट है। इस धारा का विकास 2 से 7 वर्ष के चक्र में 12 से 15 महीने के तक सक्रिय रहता है। इस धारा के विकास के कारण
मानसूनी हवाएं कमज़ोर हो जाती है। इसे समझ लें एक बार। देखें, ये है नॉर्मल वर्ष। नॉर्मल वर्ष में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये जो धारा दिख रही है ये ठंडी जल धारा है। इसी धारा को बोलते हैं, यहाँ जो ठंडी जल धारा बह रही है इसको कहते हैं हम लोग हम्बोल्ट धारा या पेरुविलियन धारा। ठीक है, ये पेरुविलियन धारा कहा जाता है या हम्बोल्ट धारा। अब क्या होता है कि सामान्यतः यही चलती है, लेकिन होता क्या है कि कभी कभार 5 से 6 वर्षों 7 वर्षों में बीच यहाँ देख रहे हैं हम लोग, तो ये जो धारा है वो बहुत वीक हो गई है और यहाँ पे ये गर्म जलधारा चलने लग जाती है। उल्टा ये गर्म जलधारा चलने लग जाती है इस तरह से, तो इस जलधारा को बोलते हैं हम लोग एल नीनो। इसी कारण क्या होता है कि इस क्षेत्र में बन जाता है लो प्रेशर और इधर से जो मानसूनी हवाएं आनी चाहिए वो हवाएं इस ओर खींची जाती है, जिस कारण से भारत में मानसून कमज़ोर हो जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार भारत में कितने स्पष्ट मौसम पाए जाते हैं? किसी एक मौसम दशाओं का विस्तार से वर्णन करें। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इतने बड़े क्षेत्रफल में एक समय में एक ही मौसम होना संभव नहीं है। फिर भी भारतीय मौसम विभाग ने भारत में 4 स्पष्ट मौसम ऋतु में बांटा है: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, मानसून ऋतु और मानसून का निवर्तन की ऋतु। अब एक एक करके हम सबका वर्णन करें। पहले शीत ऋतु। शीत ऋतु की अवस्थाओं एवं उनकी विशेषताएं बताएं। तो स्वच्छ आकाश, सुहावना मौसम एवं धीमी गति से चलने वाली उत्तरी हवाएं शीत ऋतु की प्रमुख विशेषताएं हैं। इसका समय जो है वो मध्य नवंबर से फरवरी तक रहता है। जनवरी एवं फरवरी सबसे ठंडा महीना रहता है। तापमान देखें तो मध्य दैनिक तापमान लगभग 21 डिग्री सेल्सियस रहता है। दिन गर्म एवं रात ठंडी होती है। उत्तर से दक्षिण में तापमान बढ़ता जाता है पर तटीय भाग प्रभावहीन रहता है। समताप रेखाएं अक्षांश रेखाओं का अनुसरण करती है। ये शीत ऋतु की तापमान की विशेषताएं होती है। वायुदाब, उच्च वायुदाब का केंद्र उत्तर पश्चिम भाग के आसपास एवं निम्न वायुदाब का केंद्र जो है उत्तरी मैदान के पास रहता है। वर्षा, सामान्यतः वर्षा नहीं होती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिसंबर से फरवरी के मध्य उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा एवं हिमपात होता है। पश्चिमी विक्षोभ का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं, उसके कारण से ठंड महीना में शीत ऋतु में वर्षा होती है। नेक्स्ट है, उत्तर पश्चिम भारत में रबी की फसल बोने वाले किसानों को किस प्रकार के चक्रवात से वर्षा प्राप्त होती है? ये चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो ये हम अध्ययन कर चुके हैं कि उत्तर पश्चिम भारत में रबी फसल बोने वाले किसानों को शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, जिसे पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है, के कारण वर्षा प्राप्त होती है। ये चक्रवात भूमध्य सागरीय प्रदेश में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु की अवस्थाओं एवं विशेषताएं बताएं। तो गर्म एवं शुष्क मौसम, कमज़ोर हवाएं ग्रीष्म ऋतु की प्रमुख विशेषताएं हैं। समय देखें इसका तो मार्च से जून तक रहता है। तापमान सामान्यतः 45 डिग्री तापमान हो जाता है। राजस्थान में 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। हिमालय क्षेत्र में तापमान बहुत अधिक वृद्धि नहीं होती है। यहाँ लगभग 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान बना रहता है। वायुदाब एवं पवन देखें तो निम्न वायुदाब का केंद्र उत्तर पश्चिम भारत में केंद्रित हो जाता है। दिन के समय उत्तर भारत में गर्म एवं शुष्क हवाएं चलती है, जिसे लू कहा जाता है। लू बहुत ही गर्म हवाएं होती है। वर्षा, सामान्यतः वर्षा नहीं होती है। स्थलीय गर्म एवं शुष्क पवन तथा समुद्री आर्द्र पवन मिलने के कुछ स्थानीय तूफान से वर्षा होती है, जिसे विभिन्न स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिनमें प्रमुख निम्न है। इससे अलग अलग स्थान पर अलग अलग नाम जाना जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश में आंधी, पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर, पश्चिम बंगाल में कालवैसाखी, असम में बारदोली छिड़ा, दक्षिण भारत में आम्रवर्षा, कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम और केरल में फूलों वाली बौछार। ये सब नामों से जाना जाता है इसको। नेक्स्ट है, मानसून अभिक्रिया का वर्णन करें। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है हवाओं की दिशा में ऋतुवत परिवर्तन। मौसम विज्ञान के अनुसार मानसून एक ऐसा वायु संरचना है जो 6 माह अपनी दिशा बदल लेती है, अर्थात 6 महीने स्थल से समुद्र की ओर शीतकाल में और 6 महीने समुद्र से स्थल की ओर जो है हवाएं चलती है। मानसून को प्रभावित करने वाले कारक देखें तो मानसून को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्न हैं: सूर्य का उत्तरायण होना, तिब्बत पठार का गर्म होना, उत्तर पश्चिम भारत में निम्न दाब का केंद्र बनना, पश्चिमी जेट स्ट्रीम का उत्तर की ओर खिसकना, अंतः उष्णकटिबंधीय विसरण क्षेत्र जिसका अध्ययन कर चुके हैं का मध्य भारत में होना, ऊपरी वायुमंडलीय भाग में निम्न दाब का केंद्र विकास
हिमालय पर्वत की स्थिति और एल नीनो जलधारा, ये सब प्रमुख कारक हैं मानसून को प्रभावित करने वाले। मानसून अभिक्रिया क्या है? तो मानसून की उत्पत्ति संबंधी चीर सम्मत धारणाएं, जिसे तापीय सिद्धांत भी कहा जाता है, इसे सर्वप्रथम हैली महोदय ने 1686 में दिया था। अब क्या है अभिक्रिया? तो ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत में निम्न दाब का केंद्र विकसित हो जाता है। ITCZ भी मध्य भारत में पहुंच जाता है, जिस कारण दक्षिण गोलार्ध में चलने वाली हवाएं विषुवत रेखा पार करके दाहिनी ओर मुड़कर भारत में प्रवेश करती है। इन मानसूनी हवाओं को दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। इन हवाओं के द्वारा भारत में सबसे अधिक लगभग 74% वर्षा होती है। अभी वर्तमान समय में देखें हम लोग, ये जो है विषुवत रेखा यहाँ पे है। जैसे ही विषुवत रेखा पार करती है हवाएं, वैसे दाहिनी ओर मुड़ जाती है और दाहिनी ओर मुड़कर भारत में प्रवेश करती है। अभी करंट में स्थिति अगर देखना चाहें हम लोग, तो ये देख सकते हैं हम लोग लाइव हवाएं। ये लाइव हवाएं हम लोग देख सकते हैं कि हवाएं क्या हो रही है कि ये विषुवत रेखा है बीच में और ये दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं। ये जैसे ही विषुवत रेखा पार कर रही है, वो क्या हो रही है, दाहिनी ओर मुड़ जा रही है ये, और दाहिनी ओर मुड़ के ये भारत में प्रवेश कर रही है। भारत में जो प्रवेश करती है दो साइड से करती है, एक ये जो है अरब सागर की ओर से, दूसरा बंगाल की खाड़ी की ओर से। तो ये लाइव हम लोग देख सकते हैं, ये मानसूनी हवाओं भारत में प्रवेश कर रही है। नेक्स्ट है मानसून प्रस्फोट से आप क्या अभिप्राय है? भारत में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाले स्थान का नाम लिखिए। तो दक्षिण पश्चिम मानसून का अचानक मूसलाधार वर्षा के रूप में प्रवेश मानसून प्रस्फोट कहलाता है। ये हवाएं अचानक प्रचंड गर्जन, बिजली की चमक एवं आर्द्रता भरी हवाओं के साथ उत्तर पूर्वी भारत एवं पश्चिमी तट के पश्चिमी भाग में मूसलाधार वर्षा करती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा मेघालय राज्य के मौसिनराम में होता है, जहां वर्षा लगभग 1141 सेंटीमीटर रिकॉर्ड किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय मानसून की 3 विशेषताओं को लिखें। तो भारत में होने वाली वर्षा मानसूनी वर्षा कहलाती है। भारतीय मानसून की 3 प्रमुख विशेषताएं निम्न है। वर्षा की निश्चित अवधि 15 जून से 15 सितंबर तक निश्चित अवधि होती है। मूसलाधार वर्षा, वर्षा का तट से आंतरिक भाग में घटती मात्रा, वर्षा का असमान वितरण और पर्वतीय वर्षा, ये प्रमुख विशेषताएं हैं भारतीय मानसून की। नेक्स्ट है मानसून का निवर्तन या उत्तर पूर्वी मानसून का वर्णन करें। तो मानसूनी हवाएं का भारतीय उपमहाद्वीप से वापस लौटना मानसून का निवर्तन कहलाता है। यानी हवाएं जब वापस लौटती है तो मानसून का निवर्तन या इसको उत्तर पूर्वी मानसून भी कहा जाता है। भारत में जो हवाएं दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में प्रवेश करती है वह उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में वापस लौटती है। कारण क्या है इसका? तो अक्टूबर नवंबर के महीने में जब सूर्य दक्षिणायन होता है तब भारत के दक्षिण में हिंद महासागर के पास निम्न दाब का केंद्र विकसित हो जाता है। इसके विपरीत उत्तर पश्चिम भारत में उच्च दाब का केंद्र बनता है। इस कारण हवाएं वापस लौटती है। इसका प्रभाव क्या होता है? तो सामान्य रूप से इन हवाओं के कारण संपूर्ण उत्तर भारत में शुष्क मौसम बना रहता है। कभी कभार गंगा यमुना द्रोणी से नमी प्राप्त कर हल्की फुल्की वर्षा होती है। जब ये हवाएं दक्षिण भारत पहुंचती है तो बंगाल की खाड़ी से नमी प्राप्त करके तमिलनाडु राज्य में मूसलाधार वर्षा लाती है। मैप में देखें हम लोग, तो ये जो है ये लौटता मानसून है, जिसको कि उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं या मानसून का निवर्तन कहते हैं। तो यहाँ गंगा द्रोणी से प्राप्त करके थोड़ा बहुत हल्की फुल्की बारिश लाती है ये, और जब ये देखते ये जब जा रही है ये तो बंगाल की खाड़ी से नमी प्राप्त करके ये तमिलनाडु राज्य में यहाँ पे काफ़ी वर्षा लाती है। नेक्स्ट वही क्वेश्चन है तमिलनाडु वाले कि तमिलनाडु के तटीय प्रदेश में जाड़े के मौसम में अधिक वर्षा क्यों होती है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु भारत के दक्षिणवर्ती राज्य है। इसका तटीय प्रदेश दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त नहीं कर पाती, यानी पूरी वर्षा प्राप्त नहीं करती है, हल्की फुल्की वर्षा प्राप्त करती है। तमिलनाडु के तटीय प्रदेश जिसे कोरोमंडल तट कहा जाता है, यहाँ पर वर्षा जाड़े के मौसम में अर्थात शीत ऋतु में होती है। इसके प्रमुख कारण निम्न हैं। तो 2 प्रमुख कारण हैं, एक उत्तर पूर्वी मानसून, दूसरा है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उत्तर पूर्वी मानसून जिसका अध्ययन अभी हम लोग किए हैं ऊपर, कि मानसून के निवर्तन या मानसून का लौटना जिसे उत्तर पूर्वी मानसून कहा जाता है, यह मानसून अक्टूबर नवंबर के समय जब वापस लौटने के दौरान बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता प्राप्त करके तमिलनाडु के तट पर वर्षा लाती है। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। अक्टूबर नवंबर के समय बंगाल की खाड़ी में विकसित निम्न दाब से उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। इन चक्रवात के कारण तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में भी थोड़ी बहुत वर्षा होती है। मैप में हम लोग देख सकते हैं
कि उत्तर पूर्वी मानसून है, इसके कारण से यहाँ वर्षा हो रही है। इसके अलावा चक्रवात जो उत्पन्न होता है, इसके कारण भी थोड़ी बहुत वर्षा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु प्रदेश क्या होता है? कोपेन की पद्धति के प्रमुख आधार कौन से हैं? जलवायु प्रदेश धरातल का वह भाग जहाँ जलवायु संबंधी विशेषताएं सामान्य रूप से पाई जाती है, उसे जलवायु प्रदेश कहा जाता है। जलवायु मानव क्रियाकलाप को प्रभावित करने वाले एक महत्वपूर्ण कारक है, जिसका अध्ययन लंबे समय से हो रहा है। इसमें प्रमुख विद्वान कोपेन, थॉर्नवेट, ट्रिवार्था इत्यादि हैं। कोपेन के बारे में देखें तो डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने 1918 ईस्वी में जलवायु प्रदेश का वर्गीकरण किया। इसमें इन्होंने अंग्रेजी के अक्षरों का प्रयोग किया। इनके वर्गीकरण के दो आधार थे, पहला वर्षा, दूसरा तापमान। तो दो प्रमुख आधार थे, वर्षा और तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु में एक प्रकार का ऐक्य मतलब एकता, यूनिटी होते हुए भी भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता पाई जाती है। उपयुक्त उदाहरण देते हुए इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है, अर्थात भारत की जलवायु में एक प्रकार का ऐक्य है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती है। इस संदर्भ में मार्शडेन महोदय का कथन है कि विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती है, यानी कि भारत में मानसूनी जलवायु होते हुए भी यहाँ पे बहुत सारी जलवायु पाई जाती है। भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नताएं को निम्न बिंदु से स्पष्ट कर सकते हैं। इसको पॉइंट बाय पॉइंट चलें। पहले देखें जून का तापमान। इस समय राजस्थान के बाड़मेर में तापमान 50 डिग्री पहुँच जाता है। वहीं कश्मीर के पहलगांव या गुलमर्ग का तापमान क्या होता है, 22 डिग्री रहता है गुलमर्ग में। औसत वर्षा देखें तो मेघालय के चेरापूंजी में औसत वर्षा 1080 सेंटीमीटर होती है, जबकि राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा जो होती है मात्र 12 सेंटीमीटर होती है। तो काफ़ी अंतर होता है। दिसंबर जनवरी तापमान देखें हम लोग, इस समय कश्मीर के किसान अत्यधिक ठंड के कारण फैरन में लिपटा रहता है। फैरन जो है वहाँ का पोशाक होता है जो ठंड में उस समय राहत दिलाता है। और वहीं इसके विपरीत देखें हम लोग तो केरल के तट पर मोपला जो वहाँ किसान होते हैं एक धोती पहने खेतों में काम करते हैं, मात्र एक धोती पहन के वो खेत में काम कर रहे होते हैं। जहाँ भारत पर एक उत्तर में देखें हिमालय कश्मीर में ठंड के परेशान है और केरल में आराम से काम कर रहा है खुला में। नेक्स्ट है तापांतर। तापांतर कहते हैं सबसे अधिक और सबसे कम तापमान के अंतर को तापांतर कहा जाता है। यानी किसी भाग में सबसे मैक्सिमम और मिनिमम तापमान के अंतर को तापांतर कहते हैं। तो केरल एवं अंडमान में तापांतर 8 डिग्री का होता है, जबकि राजस्थान के तार मरुस्थल में तापांतर जो होता है वो 30 डिग्री सेल्सियस का होता है। प्रचंड तूफान के रूप में देखें तो जुलाई अगस्त के समय गंगा के तट यानी पश्चिम बंगाल में उड़ीसा प्रचंड तूफान से मूसलाधार वर्षा लाती है, वहीं तमिलनाडु के तट जो है शांत रहता है। इस प्रकार उपरोक्त उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता पाई जाती है, इसके बावजूद यहाँ की जलवायु में ऐक्य है, यानी कि एकता है। नेक्स्ट है भारत के परंपरागत ऋतु में कौन कौन से हैं? तो भारत में परंपरागत रूप से भारत में 6 ऋतुएं पाई जाती हैं, जिसे निम्न सारियों से स्पष्ट कर सकते हैं। 6 ऋतु कौन कौन से हैं? तो पहला है शिशिर ऋतु, जिसका समय है जनवरी से फरवरी, और हिंदी माह में देखें तो माघ और फागुन। उसके बाद बसंत ऋतु मार्च अप्रैल, चैत बैसाख यहाँ है हिंदी में। ग्रीष्म ऋतु मई जून, जेठ और आषाढ़ बोलते हैं इसको। वर्षा ऋतु जुलाई अगस्त, सावन और भादो। शरद ऋतु सितंबर अक्टूबर, जिसको आश्विन और कार्तिक। और हेमंत ऋतु नवंबर दिसंबर, जिसको मार्गशीर्ष यानी कि अघन और पूस या पौष कहा जाता है इसको। नेक्स्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानसून का भारत के आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मानसून भारत के आर्थिक जीवन की धुरी है। भारत का समस्त क्रियाकलाप मानसून चक्र पर निर्भर करता है। इसके प्रभाव को निम्न बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है भारतीय कृषि मुख्यतः मानसून पर निर्भर है। दूसरा, मानसून की क्षेत्रीय विभिन्नता विभिन्न फसलों के उत्पादन में सहायक होती है, यानी कि क्षेत्रीय विभिन्नता कारण क्या होता है, बहुत अलग अलग प्रकार के फसल का यहाँ उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा रबी फसल को फायदा पहुँचता है। नेक्स्ट, सामान्य एवं अच्छी मानसून रहने पर भारत में समृद्धि बढ़ती है। नेक्स्ट, मानसून के असमान रहने पर सूखा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट, कुछ प्रदेशों में बाढ़ की समस्या प्रभावित आती है। नेक्स्ट, असामान्य मानसून होने पर कृषि के उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस बार देख रहे हैं कि मानसून हो सकता है असामान्य रहे तो इसका कृषि उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट है मानसून प्रस्फोट होने से मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार उपरोक्त बिंदुओं से स्पष्ट होता है कि
मानसून भारत के आर्थिक जीवन का आधार तय करता है। इस कारण यहाँ के भोजन, वस्त्र और आवास में इसका स्पष्ट जो है प्रभाव नजर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय किसान के लिए मानसून एक जुआ है, व्याख्या करें। तो मानसून भारतीय अर्थव्यवस्था की पहचान है। यहाँ की अर्थव्यवस्था एवं मानव विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ का लगभग 48% जनसंख्या रोजगार एवं आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। महात्मा गांधी ने कृषि को भारत की आत्मा कहे हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी के अनुसार कृषि को सर्वाधिक प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। लेकिन इन सब के बावजूद राष्ट्रीय आय समिति एवं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान लगभग 17% है, जो भारतीय कृषि के पिछड़ापन का सूचक है। भारतीय किसानों के लिए मानसून एक जुआ है। इस कथन को निम्न बिंदुओं से स्पष्ट कर सकते हैं। पहला है, कृषि के लिए मानसून पर निर्भरता, प्राकृतिक उर्वरकता की कमी, कृषि उत्पादकता में कमी, कर्ज का दुष्चक्र, आय में कमी, कृषि आधारित उद्योगों के उत्पादन में कमी, महंगाई में वृद्धि, जल स्रोतों का सूख जाना, जीवन निर्वाह कृषि, कृषि उत्पादक के पुराने तकनीक। इसके प्रयास हम लोग देखें कि भारत सरकार ने कृषि पर मानसून की निर्भरता कम करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं, जिनमें प्रमुख प्रयास निम्न हैं। कृषि क्षेत्र में वृद्धि, मानसून पूर्वानुमान का सटीक जानकारी, सेटेलाइट का इस्तेमाल, कृषि कॉल सेंटर और कृषि शोध संस्थानों की स्थापना। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत सरकार के विभिन्न प्रयासों के बावजूद भी भारतीय कृषि अपने कृषि कार्य के लिए अभी भी मानसून पर निर्भर है। इसलिए यह कथन स्पष्ट होता है कि भारतीय किसान के लिए मानसून एक जुआ है। और लास्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, भूमंडलीय तापमान, जिसको कि ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, से आप क्या समझते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी के धरातलीय सामान्य तापमान में हो रहा वृद्धि भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। पिछले 150 वर्ष में पृथ्वी के आवश्यक औसत तापमान बढ़ा है। सन 2100 में भूमंडलीय तापमान में 2 डिग्री बढ़ने का अनुमान है। किसका कारण क्या है भूमंडलीय तापमान के? तो भूमंडलीय तापमान का मुख्य कारण औद्योगिकरण, नगरीकरण, प्रदूषण, जीवाश्म ईंधन का जलाना इत्यादि है। इसके कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इत्यादि की मात्रा बढ़ने से ताप वृद्धि हो जाता है। इसका प्रभाव देखें क्या होता है। तो भूमंडलीय तापमान के प्रमुख कुप्रभाव, अच्छा प्रभाव तो नहीं होता है, इसका कुप्रभाव नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। क्या है? ध्रुवों पर स्थित हिम पिघल जाएंगे, समुद्र जल स्तर में वृद्धि हो जाएगी, तटीय प्रदेश जलमग्न हो जाएंगे, मलेरिया एवं कीटजन्य बीमारियां बढ़ जाएगी, जलवायु परिवर्तन हो जाएगा, कुछ भागों में सूखा तो कहीं बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, जनसंख्या एवं पारितंत्र भी परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार से ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप